कि भैया वही सेम चीज की आपस में तो हम टैरिफ लो रखेंगे लेकिन या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन जो नॉन मेंबर कंट्रीज होगी जो कि है रिपोर्ट टू द जनरल काउंसिल, या आगे ना ये किसको रिपोर्ट करेगा? जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल किसको रिपोर्ट करेगी? मिनिस्ट्रियल काउंसिल। जब पहले से एग्रीमेंट हो जाता है ना तो एक एंश्योरिटी हो जाती है, एक भरोसा हो जाता है, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, तो उसके बेसिस पर ट्रेड करने में मजा आता है ना, ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, जीएनजी 2.0 सीरीज में फिर से स्वागत है। आज है बेटा डे नंबर 26 और चैप्टर 9 काम करेंगे बेटा, यूनिट नंबर 3 ट्रेड नेगोशिएशंस। लास्ट यूनिट में हमने बेटा बात करी थी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ट्रेड पॉलिसीज के बारे में, बहुत सारे तरह के टैरिफ्स, बहुत कुछ पढ़ा था। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में किस तरीके से ट्रेड के नेगोशिएशंस होते हैं। तो बहुत मजेदार चैप्टर है बेटा, बहुत ही ज्यादा मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानदार, शानदार और जबरदस्त। लेट्स गो। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 ट्रेड का नेगोशिएशन। देखते हैं बेटा, समझते हैं। इसमें भी कुछ हमारे पास ना नेगोशिएशन, जैसे हमने टैरिफ्स पढ़े थे ना लास्ट चैप्टर में, वैसे ही हमारे पास अब यहां पर आएंगे एग्रीमेंट्स। कौन से एग्रीमेंट? जो कंट्रीज आपस में करती है। किस लिए करती है एग्रीमेंट? ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए। यही तो हम बात कर रहे हैं यहां पर कि ट्रेड के नेगोशिएशंस तो वो कैसे होंगे कंट्रीज के बीच में? बाय एग्रीमेंट्स। डिफरेंट डिफरेंट तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं जो कंट्रीज आपस में करती हैं और जिससे उनके बीच में बातें तय हो जाती हैं कि इस तरीके से हम ट्रेड कंटिन्यू करेंगे। समझ गए मेरी बात? तो वो वाले एग्रीमेंट्स हम पढ़ने वाले बेटा, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। इन रिसेंट ईयर्स इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन बोथ बायलैटरल बिटवीन टू कंट्रीज भी है, मल्टीलैटरल भी है। मतलब ऐसा भी है ना कि दो कंट्रीज भी ट्रेड कर रही है आपस में, वो भी आपस में एग्रीमेंट्स करती हैं, और एक कंट्री का बहुत सारी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड होता है, तो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। दोनों होते हैं, राइट। Have become more active and complex, right? India is already part of the 19 trade agreements and is negotiating many more. Already मतलब कर चुके हैं और भी आगे negotiations चल रहे हैं, right? तो कीप ग्लोबल इवेंट्स कौन कौन से हमारे जो आज तक हो चुके हैं बेटा? ग्लोबल इवेंट्स का मतलब वो सारे इवेंट जो हमने ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए करे हैं आज तक, जो मेजर इवेंट्स है वो आपको थोड़े से बुक में दिए हुए हैं। कौन कौन से देखेंगे? ब्रेक्सिट, यूके एग्जिटिंग विद यूके, यूरोपियन यूनियन, न्यू यूएससी में एग्रीमेंट रिप्लेसिंग नाफ्टा बिटवीन यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। बेटा ये क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है एक बारी कि ये जो यूएसएमसीए एग्रीमेंट है, ये इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है ना, या इन कंट्रीज ने जो एग्रीमेंट किया उसका नाम क्या है, तो आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। यूएसएमसीए के अंदर यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा, ऐसे मिला जुला के वर्ड बनाया हुआ है, ठीक है ना। यूएस चाइना ट्रेड वॉर हो गया, कोविड-19 पेंडेमिक का डिस्टरप्टिंग ग्लोबल ट्रेड, ये सारे कुछ कुछ आज तक सेटलमेंट्स हुए। Who is involved in trade negotiation में? नॉट जस्ट गवर्नमेंट, जबकि इंटरेस्ट ग्रुप, लॉबिंग ग्रुप्स होते हैं, एनजीओज एंड अदर प्रेशर ग्रुप्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे ट्रेड के नेगोशिएशंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होती, और भी लोग हो सकते हैं, ठीक है ना। ईच पार्टी इन अ नेगोशिएशन पुशेस इट्स ओन इंटरेस्ट। वन कंट्री में वांट लोअर टैरिफ टू एक्सेस द फॉरेन मार्केट। एक कंट्री क्या करती है? टैरिफ कम करना चाहती है, दूसरी कंट्री हो सकता है बढ़ाना चाहती हो, राइट। अनदर में वांट प्रोटेक्शन फॉर इट्स लोकल इंडस्ट्रीज। दूसरी जो उसके अलावा क्या हो सकता है कि प्रोटेक्शन मांग रही है, भैया लोकल इंडस्ट्रीज के लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए कि हमें बचाना है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। तो हर तरह के नेगोशिएशंस देखने को मिलते हैं बेटा। टेक्सोनॉमी ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। नाउ ये आरटीएस के बारे में हम बात कर रहे हैं। देयर आर आरटीएस जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, जो कंट्रीज आपस में फिर से वही एग्रीमेंट्स करती हैं टू सेटल द कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन, कि हम आगे इस तरीके से ट्रेड करेंगे, राइट। समटाइम्स क्या होता है, कुछ कंट्रीज आपस में ग्रुप फॉर्म कर लेती है, एक ब्लॉक जिसको कहते हैं ब्लॉक ऑफ द नेशंस, है ना, जैसे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में ग्रुप फॉर्म करके ट्रेड करते हैं, मतलब एज अ ग्रुप ये लोग एक सिंगल यूनिट की तरह काउंट होते हैं। फिर ये ऐसे ही दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं। मतलब क्या होगा कि इनका आपस में जो एग्रीमेंट होगा वो अलग होगा, क्योंकि आपस में तो इन्होंने ग्रुप फॉर्म कर लिया। अब वो ग्रुप जो है पूरा वो दूसरी कंट्रीज के साथ अलग तरीके से ट्रेड करेगा। तो ये वाले कुछ एग्रीमेंट्स हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। तो देखते हैं बेटा। नाउ RTAs are the agreement between two or more countries to reduce the trade barriers, है ना, and to promote the economic cooperation। इसलिए होता है ताकि ट्रेड बैरियर्स कम हो जाए और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े और ट्रेड हमारा अच्छा हो, फेयर एंड सही हो, है ना। एज ऑन फेब 2021 क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, 339 रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स वर इन फोर्स ग्लोबली। 339 ट्रेड एग्रीमेंट्स देखने को मिले हैं। फरवरी 2021 का डेटा बेटा, ध्यान से। यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या हो गया? वन साइडेड, जहां पर एक कंट्री दूसरे के साथ टैरिफ एग्रीमेंट कर रही है कि हम लोअर टैरिफ चार्ज करेंगे आपसे, बस आपसे इन रिटर्न में हमें कुछ नहीं चाहिए। वन साइडेड एग्रीमेंट हो गया, है ना। क्या लिखा है इसमें देखो, वन कंट्री ऑफर्स ट्रेड बेनिफिट दैट इज लोअर टैरिफ
टू अनदर विदाउट एक्सपेक्टिंग द डायरेक्ट रेसिप्रोकेटी, जो भी नाम है, मतलब कि हम उल्टा वहां से नहीं मांग रहे, कोई रेसिप्रोकेटी हमें बेनिफिट नहीं चाहिए, हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, हमें रिवर्स बेनिफिट नहीं चाहिए। तो दिस इज यूनिलेटरल एग्रीमेंट, वन साइडेड, राइट बेटा। एग्जांपल देखेंगे, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ये राज याद है बच्चों, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट था, टैरिफ में मोस्ट फेवर्ड नेशन के केसेस में पढ़ा था कि वैसे तो सेम रहता है, पर हो सकता है हम किसी कंट्री के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करें कि जहां पर हम टैरिफ का रेट कम रखेंगे एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है जी। जीएसपी बायलैटरल क्या होगा, जब एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज होगा और अ कंट्री अंडर रीजनल ब्लॉक, जब दो कंट्रीज बीच में आपस में ट्रेड करेगी या एक कंट्री का किसी पूरे ब्लॉक ऑफ कंट्री के साथ ट्रेड होगा, दैट इज नोन एज बायलैटरल ट्रेड। एग्जांपल देखेंगे, एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एरिया, एशियन के साथ इंडिया फ्री ट्रेड एरिया का एग्रीमेंट, ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है बेटा। नाउ रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ग्रुप ऑफ कंट्रीज लोअर ट्रेड बैरियर्स ओनली अमंग देमसेल्फ। देखो ध्यान से देखेंगे, रीजनल, ये नाम से समझ आ रहा है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कि आपने क्या करा, कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने ट्रेड बैरियर कम कर दिए सिर्फ अपने साथ, मतलब जो अपनी ग्रुप कंट्रीज हैं, जो उन्होंने ग्रुप फॉर्म किया, सिर्फ अपने ग्रुप के अंदर अंदर ट्रेड बैरियर को कम कर दिया, बाकी ऑल टुगेदर नहीं किया, सिर्फ अपने ग्रुप के अंदर ही। ठीक है ना, ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस, एक दूसरे के साथ, कि हम आपसे कम टैरिफ लेंगे, आप भी हमारे से कम टैरिफ लेना, दोनों ने आपस में तय कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है बच्चों। एग्जांपल देखेंगे फिर से वही जीएसटीपी जो हमने बात करी पीछे, है ना, ये पिछले चैप्टर में भी था, सेम टॉपिक है, बस यहां पर वहां पर हम टैरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे, यहां पर हम एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो बात सेम ही है ना। नाउ फ्री ट्रेड एरिया क्या है बेटा, नो टैरिफ और कोटास अमंग दी मेंबर्स, जो उस ग्रुप के, जो हमने ग्रुप फॉर्म किया है कंट्रीज ने, वो आपस में या तो बहुत कम टैरिफ रखेगी या करेंगी नहीं। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, नो टैरिफ और कोटा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ईच कंट्री रिटेन इट्स ओन टैरिफ फॉर नॉन मेंबर्स, नॉन मेंबर्स के लिए क्या रखेगी, हर एक कंट्री के पास अपना एक वो होगा पावर कि वो कितना टैरिफ चार्ज कर सकती है, अलग अलग भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। हर जो नॉन मेंबर होगी, हर नॉन मेंबर कंट्री के साथ अलग अलग टैरिफ चार्ज होगा, समझ गए बात को। एग्जांपल एशियन और इंडियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो एरिया हमारा AIFTA है। ठीक है जी। नाउ बेटा ये ट्रेडिंग ब्लॉक है आपके पास, और एक है कस्टम यूनियन, ये देखने में सेम लगेगा पर ध्यान से, ट्रेडिंग ब्लॉक क्या है, अ ग्रुप ऑफ द कंट्रीज विद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये हमारे पास देखेंगे वर्ड के यहां पर, कि एक हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। क्या एग्रीमेंट कर लिया, कि भैया वही सेम चीज की आपस में तो हम टैरिफ लो रखेंगे, लेकिन या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन जो नॉन मेंबर कंट्रीज होगी उन सबके साथ क्या होगा बेटा, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होगा। क्या होगा, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। इसको ऐसे समझेंगे कि ये मेरे पास ग्रुप कंट्रीज है, ABCD, 4 ग्रुप कंपनीज है, कंट्रीज सॉरी, इन्होंने आपस में तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर कोई भी एक्सटर्नल कंट्री आएगी मेरे पास, कोई भी बेटा एक्सटर्नल कंट्री आएगी और वो ट्रेड करने की कोशिश करेगी, तो इन सबके साथ कॉमन टैरिफ, मैंने तीनों के लिए क्या लिखा है, 10%, 10%, 10%, यानी कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, ये मतलब है। ठीक है ना। अरब लीग और EFTA, बात ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको एग्जांपल से पूछा जाएगा कि ये अरब लीग वालों ने कौन सा एग्रीमेंट किया हुआ है, तो एग्रीमेंट का नाम क्या रखेंगे, ट्रेडिंग ब्लॉक। ठीक है ना, ये रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है, तो अरब लीग ने कौन सा करा हुआ, ये वाला, मतलब इनके एग्जांपल से पूछ लेते हैं कि ये किसका एग्जांपल है, कौन से एग्रीमेंट का एग्जांपल है। ठीक है जी। कस्टम यूनियन देखेंगे, लाइक FTA बट विद कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ फॉर नॉन मेंबर्स, सेम ही इसकी तरह, FTA की तरह, जैसे हमने बात करी, कौन सी, कि इट्स ओन सॉरी नो टैरिफ और कोटास। बेटा ये कीवर्ड का फर्क है यहां पर, ध्यान से, ये मेन डिफरेंस है ट्रेडिंग ब्लॉक में और कस्टम यूनियन में, अदरवाइज आपको सेम ही लगेंगे दोनों। फिर से बता रहा हूं, ट्रेडिंग ब्लॉक में हम बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कीवर्ड पकड़ना है, और कस्टम यूनियन में हम बात कर रहे हैं सेम इसकी तरह, बोले तो नो टैरिफ और कोटास, नो टैरिफ भी समझ सकते हैं खाली, डिफरेंस इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड नो टैरिफ। तो सुनने में सेम लग रहा है, पर आपको एग्जाम में डिफरेंशिएट करने के लिए कीवर्ड काम आएगा इसमें भी, क्योंकि कॉमन टैरिफ ही होता है, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ जैसा उसमें होता है। फर्क क्या आ गया, यहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लिखा है तो क्या पता क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ना हो, पता नहीं है ना हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है, सिर्फ फ्री ट्रेड बोल रहा है, क्या पता उसके अंदर सिर्फ टैरिफ रेस्ट्रिक्शन हटाई हो और बाकी क्वांटिटेटिव ना हटाई हो, राइट, या हो सकता है कुछ क्वांटिटेटिव हो थोड़ी बहुत, तो जो भी मतलब हो, हमें कीवर्ड से डिफरेंशिएट करके रखना है दोनों को, सिंपल बेटा। तो यहां पर क्या है, सेम इसकी तरह हो गया बट विद द डिफरेंस ऑफ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। इसमें क्या था, हर नॉन मेंबर कंट्री से अलग अलग टैरिफ चार्ज कर सकते हैं, तो ये तो कंप्लीटली डिफरेंट है इन दोनों से। फ्री ट्रेड एरिया तो कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर हर नॉन मेंबर कंट्री से अलग अलग टैरिफ चार्ज होने की पावर है यहाँ पे। इन दोनों में क्या है, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। तो डिफरेंस क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और नो टैरिफ की बात हो रही है यहाँ पर, नो टैरिफ और कोटा। ठीक है जी। तो लाइक FTA बट डिफरेंस इज दिस और फॉर नॉन मेंबर्स कंट्री। एग्जांपल में यूरोपियन यूनियन और मेर्कोसोर, ये याद रखना बेटा आपको।
ये याद रखना है, ये कुछ कंट्रीज हैं या कुछ जगहें हैं या कुछ ग्रुप कंट्रीज हैं जिन्होंने आपस में ग्रुप फॉर्म किए हुए हैं। उन ग्रुप जो जिन्होंने फॉर्म कर रखा है उन्होंने ये वाला एग्रीमेंट किया हुआ आपस में। यहां पर जो एक ग्रुप फॉर्म हुआ है अरब लीग का अगर नाम आएगा तो आप सिलेक्ट करेंगे बेटा ट्रेडिंग ब्लॉक। आए हुए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, संभाल लोगे। चलो नाउ उसके अलावा कॉमन मार्केट। अब ये कह रहे हैं कि भैया कि जब आप आपस में इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ मिल ही गए हो, आपने अपना ट्रेड आपस में फ्री कर लिया है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन भी हटा दी है, तो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी फ्रीली मूव करो। यानी कि एक दूसरे के अंदर एक दूसरे में मार्केट का एक्सेस भी आप फ्री कर दो। मार्केट का एक्सेस कैसे फ्री करेंगे कि भैया जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारी ग्रुप कंट्रीज में फ्रीली मूव करने चाहिए। लेबर्स का, कैपिटल का, सबका फ्रीली मूवमेंट होना चाहिए विद इन द मेंबर कंट्रीज। जो फॉर्म हुआ है, जो ब्लॉक फॉर्म हुआ है, उसके अंदर अंदर सारी कंट्रीज में मार्केट का एक्सेस इजीली अवेलेबल होना चाहिए हर एक कंट्री के पास। दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज दिस। तो देखेंगे अब कस्टम यूनियन प्लस फ्री मूवमेंट। देखो आ गया ना, कस्टम यूनियन तो है ही कि कोई टैरिफ नहीं है, कोई कोटा नहीं, उसके अलावा फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, कैपिटल एंड सर्विसेज। मेंबर्स में हार्मोनाइज द फाइनेंशियल एंड लीगल सिस्टम, कि आपस में फाइनेंशियल और लीगल सिस्टम को हार्मोनाइज कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे, यूरोपियन यूनियन आल्सो फंक्शन एज अ कॉमन मार्केट। यूरोपियन यूनियन एक कॉमन मार्केट का एग्जांपल है, बहुत बढ़िया, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी ग्रुप कंट्रीज है वो आपस में टैरिफ बैरियर तो हटा ही रखा है, उसके अलावा आपस में मार्केट भी शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, फ्री मूवमेंट हो रहा है वहां पर सारी चीजों का। ठीक है बच्चों। नाउ इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, अ कॉमन मार्केट प्लस शेयर्ड कर। अब देखो ध्यान से, ये क्या है कि जब सब कुछ ही सेम हो गया, इतना भाईचारा हो ही गया है, तो भाई करेंसी भी सेम कर दो। करेंसी भी क्यों अलग अलग कर रखी है? जब भाईचारा इतना ज्यादा बढ़ गया है तो भाई करेंसी भी सेम ही कर दो। करेंसी अलग अलग करके क्यों पंगा डाला हुआ एक्सचेंज करने का, है कि नहीं? तो करेंसी भी सेम। तो यूरोपियन यूनियन ने ये भी कर रखा है बेटा, ध्यान से देखो, यूरोजोन कंट्रीज लाइक यूरोपियन यूनियन। यहां पर एग्जांपल है कि इन्होंने अपनी करेंसी भी सेम कर दी है। कंट्रीज अलग अलग है पर इन्होंने आपस में इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना लिया है ट्रेड को लेकर कि इन्होंने करेंसी भी सेम कर ली है। तो यहां पर कौन सा एग्रीमेंट हुआ है? इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन नाम का। तो देखो कॉमन मार्केट प्लस शेयर्ड करेंसी, करेंसी भी शेयर हो गई, प्लस अलाइंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पॉलिसीज है वो भी ये सारी कंट्रीज सेम फॉलो करती हैं। दिस इज इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, याद रहेगा। चलो, वाई आरटीए मैटर, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट की जरूरत ही क्या है, क्यों मैटर करता है, किस लिए जरूरी है, क्यों हम देखो ना, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आरटीए होगा उतना कंट्रीज आपस में अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। मेन बात तो यही है कि उतना उनका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ट्रांसपेरेंसी होगी, उतना एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, है कि नहीं? तो देखते हैं, दे रिफ्लेक्ट ग्रोइंग रीजनल कोऑपरेशन बढ़ेगा इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, है ना। मोस्ट ट्रेड ग्रोथ पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ है? हैज हैपेंड ड्यू टू मल्टीलेटरल मल्टीलेटरल सिस्टम, कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मल्टीलेटरल सिस्टम आया बहुत ज्यादा, यानी सब कंट्रीज आपस में एक दूसरे से ट्रेड की हेल्प लेने लगी, है ना। तो उस समय क्या आया था बेटा? गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको बाद में रिप्लेस कर दिया डब्ल्यूटीओ ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। These act as a platform for negotiation, cooperation and setting global trade rules. ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने सेटल करा सब कुछ और ग्लोबल ट्रेड रूल्स को सेट करा। ठीक है, चलो जनरल एग्रीमेंट। अब जो गैट है ये पहले था, गैट पहले था, लेकिन पहले बता देता हूं आपको, इसके अंदर कुछ कमियां थी, कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें जो गैट के अंदर इंक्लूडेड नहीं थी। गैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या है कि यहां पर सिर्फ ना हम बेटा गुड्स की बात करते थे, ओनली गुड्स, यानी कि ना ही सर्विसेज और ना ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पेटेंट, गुडविल, ट्रेड, इनका भी ट्रेड होता है, इनका भी तो ट्रेड होता है, पर गेट के अंदर इंक्लूड ही नहीं था। रीजन सिंपल था कि जिस समय ये था तब तक ट्रेड होता भी नहीं था। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा था वैसे वैसे ये चीज, गेट वाला जो एग्रीमेंट था ये चेंज नहीं हो रहा था, इसको अभी भी आउटडेटेड तरीके से चलाया जा रहा था। तो नीड अराइज हो रही थी बहुत ज्यादा कि एक लेटेस्ट, हमें मॉडर्न अप्रोच के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो ये सब चलाए। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, डिस्प्यूट मैकेनिज्म नहीं था, कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म था ही नहीं गेट के अंदर। वो कहते थे भैया लड़ो, सिर्फ फोड़ो एक दूसरे का, हमें कोई मतलब नहीं है, जो कि जिसकी बहुत जरूरत थी कि ट्रेड में अगर कोई भी मान लो आपस में कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए ना, एक सेटलमेंट बॉडी होनी चाहिए जो उन दोनों की बात सुने और ट्रेड सेटल करे, डिस्प्यूट को सेटल करे, राइट। तो देखो गेट वॉज इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्ड एट प्रमोटिंग फ्री ट्रेड इन गुड्स, ओनली गुड्स लिखा है, बाय रिड्यूसिंग द टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, अच्छी बात है, पर सिर्फ गुड्स की बात कर रहा है और ये पुरानी बात है ना। फीचर देखेंगे, मैनेज बाय काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स अंडर डब्ल्यूटीओ। अब जब डब्ल्यूटीओ आ गया बाद में तो ये काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स जो डब्ल्यूटीओ के अंडर है अभी भी कंटिन्यू, लेकिन सिर्फ गुड्स वाली, ठीक है ना। इंक्लूड 10 कमिटीज ऑन एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, मार्केट एक्सेस, सब्सिडीज एंड एंटी डंपिंग एटसेट्रा। मेजरली 10 एरियाज कवर थे, इसमें से आपको इंपॉर्टेंट बताया यहां पर, एग्रीकल्चर, मार्केट एक्सेस, सब्सिडीज और एंटी डंपिंग से रिलेटेड कमिटीज थी इसके अंदर 10। ऑल्सो ओवरसीज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट,
आईटीए एंड स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, ये सब बेटा इसके अंदर इंक्लूडेड था, सबका सब ये इंक्लूडेड था गैट में। सिंपल। चलो अब लिमिटेशंस क्या थी, दिक्कतें क्या थी, क्या परेशानियां थी जिसकी वजह से मेरे को डब्ल्यूटीओ को लाना पड़ा, वरना डब्ल्यूटीओ की कोई जरूरत नहीं थी, ये चलता रहता। पर जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा था तो बहुत सारी चीजें बदल रही थी इकोनॉमी में, पर उसके हिसाब से गैट अभी भी पुराना था। तो देखो ग्लोबल ट्रेड इवॉल्व हो गया था, गैट कुडंट कीप अप विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही थी ग्लोबलाइजेशन में वो अभी भी हमने इंक्लूड नहीं करी थी गैट में, है ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत थी। नो कवरेज ऑफ सर्विसेज और आईपीआर, इट डेल्ट ओनली विद गुड्स नॉट सर्विसेज, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गुड्स से साथ ट्रेड हो रहा था। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल कैपिटल फ्लो एंड एफडीआई वर आउटसाइड इट्स स्कोप, है ना, ग्लोबल कैपिटल फ्लो एफडीआई इनके बारे में कोई थी ही नहीं बातचीत, ये सब डब्ल्यूटीओ में आया बाद में, गैट के अंदर था ही नहीं इनसे रिलेटेड कोई रेगुलेशन, है ना। एग्रीकल्चर ट्रेड फेल्ड टू लिबरलाइज एग्रीकल्चर इफेक्टिवली, ये क्वेश्चन पूछे जाते बेटा कि गैट के अंदर कौन सा सेक्टर फेल हो गया था, तो एग्रीकल्चर, है ना, एफिशिएंटली एग्रीकल्चर को लिबरलाइज कर ही नहीं पाए, फ्रीडम कर ही नहीं पाए एग्रीकल्चर का। वीक इंस्टीट्यूशनल सेटअप था, कोई स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी नहीं था, और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म था ही नहीं कि किस तरीके से ट्रेड्स को या परेशानियों को सेटल करा जाए, इसके लिए कोई बातचीत नहीं थी। कह रहे थे जो करना है करो, लड़ाई होगी आपस में लड़ो, हमारे पास कोई समाधान नहीं है, लेकिन डब्ल्यूटीओ में आया था बाद में, है ना। नॉट बाइंडिंग ट्रीटी एग्रीमेंट ऐसा होता था जिसके अंदर कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं थी, कोई बाइंडिंग नहीं थी कि जिसको लोग स्ट्रांगली माने या फॉलो करें, है ना। इट्स रूल्स वरंट लीगली एनफोर्सेबल लाइक दीज आर इन प्रॉपर ट्रीटी, एम्बिग्यूटीज थी, कमियां थी बहुत सारी, लूप होल्स थे बहुत सारे जिसको लोग यूज करते थे और बेनिफिट करते थे ट्रेड का, और गलत तरीके से अनफेयर ट्रेड करते थे इसके लूप होल्स का फायदा उठा के, ठीक है ना, इसके लूप होल्स का बेनिफिट लेते थे लोग और गलत तरीके से ट्रेड करते थे। तो दीज आर सम लिमिटेशंस अंडर गैट, ठीक है बेटा। नाउ उसके बाद हुआ हमारा यूरुग्वे राउंड, यूरुग्वे बोलो उरुग्वे बोलो जो मर्जी बोलो, प्रोनाउंस करो जो मर्जी, पर पता होना चाहिए कौन सा राउंड। यूरुग्वे राउंड हुआ था, जगह का नाम है, जहां पर राउंड जब वर्ड यूज कर रहे हैं यानी कि मीटिंग्स हुई थी, है ना। तो यूरुग्वे राउंड के अंदर हमारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ डब्ल्यूटीओ का, फाइनली डब्ल्यूटीओ का हुआ जन्म, ठीक है, बाय द लेट 1980s। बेटा इसकी पूरी टाइम साइकिल याद करने, कब क्या क्या हुआ था पूरा ध्यान से। 1980 में क्या हुआ, कंट्रीज फेल्ट द नीड फॉर स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड और ऑर्गेनाइजेशन देन गेट, कि भैया जरूरत आ गई, अब फाइनली वो पानी सर से ऊपर चला गया था कि गैट के बस की बात नहीं है, अब हमें उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो ट्रेड मैनेज कर सके। ये कब रियलाइज हुई बात, 1980 में। दिस लेड टू यूरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन, द मोस्ट एम्बिशियस ट्रेड टॉक्स एवर, एम्बिशियस नॉट एम्बिगुअस, एम्बिशियस, की जिसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें हुई थी। तो ध्यान से, स्टार्ट कब हुआ, सितंबर 1986 में, पुंटा डे एस्टे जो भी जगह का नाम है, उरुग्वे में। एंडिड हुआ दिसंबर 1993 में आफ्टर 7 ईयर, तो 7 राउंड्स हुए थे टोटल। उसके बाद जब 8वां राउंड हुआ था, 8th राउंड में, कौन से राउंड में बेटा, फाइनली जब 8th राउंड हुआ था तो डब्ल्यूटीओ एस्टेब्लिश हो गया था फाइनली, ठीक है ना। तो साइंड हुआ देखो 1994 में, इसके बाद ये था हमारा 8th राउंड, ये 8th राउंड था। फिर इफेक्टिव कब से हुआ, 1 जुलाई 1995 से। स्टार्टिंग में पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी 123। ये जितनी इंफॉर्मेशन है इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तो पूरा एक टाइमलाइन है जिसको आपको याद करना है कब क्या क्या हुआ, समझ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ एरिया ऑफ नेगोशिएशन, जो हमने मेन एरियाज कवर करे डब्ल्यूटीओ के अंदर जिनके ऊपर नेगोशिएशन करना जरूरी था, सेटलमेंट जरूरी था, कौन से, टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स थे, एग्रीकल्चर था, टेक्सटाइल क्लोथिंग था, सब्सिडीज एंड सेफगार्ड सिर्फ लर्निंग पार्ट है, सर्विसेज से रिलेटेड गेट्स यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स, ट्रेड एंड सर्विसेज, ट्रेड ऑफ सर्विसेज, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन्वेस्टमेंट मेजर्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म और रिफॉर्म इन गेट इटसेल्फ। तो ये सारी चीजों की नीड अराइज हुई मुझे एरिया ऑफ नेगोशिएशन के अंडर। बिगेस्ट एवर रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल ट्रेड रूल्स, क्रिएटेड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। डब्ल्यूटीओ को हमने क्या बना दिया, परमानेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप कर दिया। डब्ल्यूटीओ रिप्लेस्ड एंड इंक्लूड्स द अपडेटेड गेट रूल्स, डब्ल्यूटीओ ने क्या करा बेटा, रिप्लेस कर दिया और इंक्लूडेड द अपडेटेड गेट को पूरे तरीके से रफा दफा करके उसके नए रूल्स को अपडेट कर दिया, नई दुनिया के हिसाब से, नए जमाने के हिसाब से। द यूरुग्वे राउंड मेड द ट्रेड मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड फेयर by bringing in services, IP rights and investment rules under the global discipline। एडवांस हो गई ना सारी चीजें, परफॉर्म हो गई, प्रोफेशनल तरीके से मैनेज होना शुरू हो गई। तो क्या हुआ बेटा, यूरुग्वे राउंड जब हुआ तो उसके अंदर फाइनली क्या हुआ, सर्विसेज को भी इंक्लूड करा जो पहले नहीं था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को भी इंक्लूड करा और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रूल सेटअप करे गए। उसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है ना, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बना, सब कुछ जो जो कमियां थी गेट की वो सारी पूरी हुई आके हमारी डब्ल्यूटीओ के अंदर। सिंपल।
तो देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब बन गया फाइनली, तो अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में ध्यान से। द WTO इज द ओनली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेजेस द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशंस। क्या मैनेज करता है? रूल्स ऑफ ट्रेड की, ट्रेड कैसे होगा। इट वॉज क्रिएटेड टू मेक द इंटरनेशनल ट्रेड स्मूदर, फेयरर एंड मोर प्रिडिक्टेबल एंड फ्रीयर। ये सारी टर्म्स है जो आपको समझनी है, पूछ लेते हैं एग्जाम में, भैया किस लिए हुआ ये? इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथ चले, फेयर, ठीक है, तो भैया मोर प्रिडिक्टेबल हो एंड फ्रीयर हो। ये सारे वर्ड्स बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं कि भैया WTO ने क्या इंश्योर करा कि ट्रेड हमारा स्मूथ चले, फेयर तरीके से हो, प्रिडिक्ट करा जा सके। प्रिडिक्टेबिलिटी किससे बढ़ती है? फिर से ट्रांसपेरेंसी से, है ना। और फ्रीयर ट्रेड हो। फ्रीयर का मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं लेने, गुड्स एंड सर्विसेज के लेने, लेकिन टैरिफ से और अदर बैरियर से फ्री हो, फ्रीली मूव कर सके। ये WTO का मेन पर्पस था, राइट। चलो नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा WTO के? सेट एंड एनफोर्स द ट्रेड रूल्स। सबसे मेन काम ट्रेड को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ट्रेड से रिलेटेड कोई भी अगर रूल्स बनाएगी तो वो कौन बनाएगी? WTO। प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस। ट्रेड को नेगोशिएट करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, एक जगह प्रोवाइड करना जहां पे ट्रेड आपस में नेगोशिएट होगा, कंट्रीज आपस में आकर नेगोशिएशंस करेंगी। रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन द कंट्रीज, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बता दिया ना। मेक डिसीजन मेकिंग मोर ट्रांसपेरेंसी लेके आए डिसीजन मेकिंग में। वर्क विद अनदर ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, खाली अकेले ने काम नहीं किया, दूसरे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को भी इन्होंने जोड़ा अपने साथ। सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन गेनिंग फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड, डेवलपिंग कंट्रीज को भी इन्होंने क्या करा? सपोर्ट दिया कि ग्लोबल ट्रेड से उनको भी फायदा मिले, राइट। गोल्स क्या क्या थे? रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड, भैया सारी कंट्रीज में लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, इनकम बढ़े, लोगों की डिमांड बढ़े। देखो ना, ट्रेड के अंदर जितना ज्यादा WTO कंट्रीब्यूट करेगा, सेटलमेंट करेगा और लोगों को फेयर ट्रेड करने का मौका देगा, तो उससे क्या होगा? ग्रोथ होगी कहीं ना कहीं, है ना। एक्सपैंड होगा प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, एक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। फंक्शंस देखेंगे, एडमिनिस्टर दी WTO अग्रीमेंट्स। WTO एग्रीमेंट्स को एडमिनिस्टर करना बोले तो मैनेज करना, राइट। एक्ट एज अ फोरम फॉर ट्रेड टॉक्स। जब हम ट्रेड टॉक्स की बात करते हैं, यानी फोरम बोले तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी अगर अपना पॉइंट रखना चाहे तो वो रख सकता है, राइट। सो दैट इज टू से कि फोरम फॉर ट्रेड टॉक्स। मॉनिटर ट्रेड पॉलिसीज फॉर मेंबर्स, जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उनकी ट्रेड की पॉलिसीज को मैनेज करना। ऑफर टेक्निकल सपोर्ट टू डेवलपिंग नेशंस, डेवलपिंग नेशंस को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। प्रमोट कोऑपरेशन विद ग्लोबल इकोनॉमिक बॉडीज, क्या प्रमोट करना? कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग मिलता रहे ग्लोबली। ग्लोबली क्या होता रहे बेटा? ग्लोबल इकोनॉमिक बॉडीज में आपस में एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे का सहयोग होता रहे, ठीक है जी। चलो स्ट्रक्चर क्या है WTO का? WTO का स्ट्रक्चर देखते हैं। WTO सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड इन जेनेवा। बेटा जब सेक्रेटेरिएट वर्ड यूज करते हैं, सिंपल मतलब होता है हेड ऑफिस, ठीक है ना। सेक्रेटेरिएट मतलब बेटा हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस का है जेनेवा, हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ जेनेवा स्विट्जरलैंड, है ना। डायरेक्टर जनरल एंड सपोर्ट्स ऑल WTO एक्टिविटीज। तो ध्यान से 3 टायर डिसीजन मेकिंग सिस्टम है इसके अंदर, टॉप लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, है ना। फर्स्ट लेवल देखो, टॉप लेवल कौन सा है? जिसका नाम है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि टॉप लेवल का नाम पूछ लेंगे, या फिर टॉप लेवल में कितनी बार उनकी मीटिंग होती है। देखो, मीट्स एवरी 2 years, कैन मेक डिसीजन ऑन ऑल ट्रेड मैटर्स। कोई भी ट्रेड से रिलेटेड मैटर होगा ये उस पर डिसीजन ले सकते हैं, इनके पास पावर है पूरी पूरी, ठीक है जी। फिर सेकंड, जो उसके सेकंड नंबर पे आता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद सेकंड नंबर पे आता है जनरल काउंसिल, नाम याद रखना है आपको। मीट्स रेगुलरली इन जिनेवा, इनकी रेगुलर बेसिस पर मीटिंग है। ये कब है? 2 साल में एक बार, इनका रेगुलरली होती रहती है कभी भी, ठीक है जी। ऑल्सो फंक्शन एज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ट्रेड पॉलिसीज को चेक करते रहना कि सही से ट्रेड पॉलिसीज काम कर रही है कि नहीं कर रही। फिर उसके अलावा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी इसी के अंदर आती है, जनरल काउंसिल के अंदर। ये भी पूछ सकते हैं कि भैया डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी कौन सी काउंसिल के अंदर आती है, ये कौन से डिसीजन मेकिंग सिस्टम के अंदर आती है? तो आंसर इज जनरल काउंसिल। और एक और बात ध्यान रखेंगे, जनरल काउंसिल विल बी आंसरेबल टू द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। जनरल काउंसिल विल बी आंसरेबल टू द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है जी। थर्ड आता है बेटा स्पेशलाइज्ड काउंसिल, जो कि है रिपोर्ट टू द जनरल काउंसिल। या आगे ना, ये किसको रिपोर्ट करेगा? जनरल काउंसिल को। जनरल काउंसिल किसको रिपोर्ट करेगी? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को। तभी इनका टॉप लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल है, ठीक है ना। यहां पर सारे गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल, यानी कि जो तीनों मेन चीजें जिनका ट्रेड होता है, कौन सा ट्रेड होता है? गुड्स का होता है, सर्विसेज का होता है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का होता है। तो इन तीनों के ट्रेड की जो काउंसिल है वो स्पेशलाइज्ड काउंसिल वाले थर्ड वाली कैटेगरी में आती है, ठीक है ना। ईच ओवरसीज इंप्लीमेंटेशन द एग्रीमेंट इन देयर एरिया, हर कोई अलग अलग अपने अपने एरिया में काउंसिल बनाई है और उसको ओवरव्यू करता है, उसको सेटल करता है, उसको मैनेज करता है। गुड्स काउंसिल गुड्स को देखता है, सर्विस काउंसिल में सर्विस से रिलेटेड ट्रेड को मैनेज किया जाता है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें होती है। सिंपल।
तो बेटा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ, जो आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्क्स विद 200 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अकेले नहीं काम कर रही डब्ल्यूटीओ, उसने अपने साथ 200 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी जोड़ा हुआ है, ठीक है ना, सपोर्ट के लिए। है स्पेशलाइज्ड कमेटीज है, वर्किंग ग्रुप्स है, एग्जांपल एनवायरमेंट, डेवलपमेंट और मेंबरशिप के लिए। हैज 164 मेंबर्स, 117 डेवलपिंग, कवरिंग 95% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। कितने मेंबर्स है? 164, 100 जिसमें 117 जिसमें से डेवलपिंग कंट्रीज है ना। पूरी कंट्री का, सॉरी पूरे वर्ल्ड का 95% ट्रेड जो है वो डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्रीज कर रही है। डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्रीज ही कर रही है पूरे वर्ल्ड का 95% ट्रेड, ठीक है जी। 24 मोर कंट्रीज आर इन मेंबरशिप टॉक्स। अभी तक लेटेस्ट डेटा जो भी होगा आपका मॉड्यूल के हिसाब से, हो सकता है इसमें से कुछ नंबर कम ज्यादा हो गए हो, पर आपके मॉड्यूल के हिसाब से डेटा ये है कि लेटेस्ट अभी तक 24 और कंट्रीज के साथ बातचीत चल रही है जो मेंबर कंट्री बन सकती है ना। ऑल डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स आर रेटिफाइड बाय द मेंबर्स पार्लियामेंट। जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं सारे डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स को वो एक्सेप्ट करते हैं या जो भी आगे भेजते हैं वो किसका काम है? मेंबर्स पार्लियामेंट का, ठीक है ना। चलो, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है डब्ल्यूटीओ के? देखो, सबसे पहले ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए दो इंपॉर्टेंट हमारे पास गाइडिंग प्रिंसिपल है, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है बेटा। एक है मोस्ट फेवर्ड नेशन, याद है हमने टैरिफ में भी पढ़ा था और मैंने आपको कहा था अगले चैप्टर में फिर आएगा। तो बेटा मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या कहता है? उसमें क्या पढ़ा था कि जो बेनिफिट आप एक कंट्री को दे रहे हो, डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्री की बात हो रही है, जो बेनिफिट आपस में कोई मेंबर कंट्री किसी दूसरी मेंबर कंट्री को दे रही है वही सेम बेनिफिट आपको सबको देना पड़ेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, अनटिल अनलेस देयर इज अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट फॉलोइंग द जनरलाइज्ड प्रेफरेंशियल सिस्टम, वो अलग चीज है। लेकिन जनरली जो बात है वो क्या है कि आप जो बेनिफिट किसी एक मेंबर कंट्री को दे रहे हो वो सबको देना पड़ेगा, यानी इक्वल ट्रीटमेंट। तभी हमने कहा ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो देखो, countries must treat all trading partners equally. If one country gets a lower tariff or special favor, the same must apply to all WTO members. ये मैंने आपको बताया। Some exception हो सकती है कि फ्री ट्रेड एरिया या स्पेशल एक्सेस या डेवलपिंग कंट्रीज या एंटी डंपिंग मेजर, कुछ एक्सेप्शंस है, अदरवाइज हमें फ्री ट्रीट करना है, सेम ट्रीट करना है। फिर आता है बेटा नेशनल ट्रीटमेंट, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। जब कोई भी गुड्स या सर्विस हमारी कंट्री में एंटर कर रही है तो हम उसके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है। अब टैरिफ लगने के बाद हम उसको सेम ट्रीट करेंगे जैसे कि हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रीट करते हैं, मतलब उसके बाद उसको कोई अलग तरीका का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। एक बार हमारी कंट्री में, मतलब टैक्स लगने के बाद, उससे पहले नहीं, टैक्स लगने से पहले तो अलग है, तो उससे पहले तो फॉरेन गुड है, वो फॉरेन सर्विस अभी आया नहीं है कंट्री में। तो टैक्स लगने के बाद जब वो एंटर कर जाता है हमारी कंट्री में, अब हम उसको सेम उसी गुड्स एंड सर्विसेज की तरह ट्रीट करेंगे जैसे कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रीट करते हैं, सेम ट्रीटमेंट। तो देखो, Once a foreign product or service enters the market, it must be treated same as domestic ones. जैसे डोमेस्टिक है वंस को प्रोड्यूस करते हैं सेम ट्रीट करते हैं, सेम वैसा ही अप्लाइज टू गुड सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तीनों की बात हो रही है, कोई भी हो चाहे। चार्जिंग इंपोर्ट ड्यूटीज इज अलाउड, क्योंकि अभी मैंने आपसे बोला इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ वैरिफ लगने के बाद की बात हो रही है, उससे पहले तो अलग ही है ना। एज नेशनल ट्रीटमेंट अप्लाइज आफ्टर एंट्री इनटू द मार्केट, ऑब्वियसली मार्केट में एंटर होगा कब? टैक्स लगने के बाद, उसके बाद ये एप्लीकेबल हो जाता है कि अब हमें उसे सेम ट्रीट करना है, ठीक है। अब वो हमारा भाई बन गया है, आगे हमारे घेरे में आ गया ना, तो हमारा भाई बन गया, ठीक है। चलो, नाउ फ्रीयर ट्रेड थ्रू नेगोशिएशन, फ्रीयर ट्रेड होना चाहिए, नेगोशिएशंस करके आपको ट्रेड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखनी, कोई बाउंडेशन नहीं रखनी, फ्री रखना है ट्रेड को। फ्री रखना है बोले तो डब्ल्यूटीओ एम्स टू ग्रेजुअली लोअर द ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ्स, कोटास एंड बैन्स, किसी भी तरह की चीजों को कम से कम रखना है ताकि ट्रेड फ्री रहे, है ना। Continue negotiation to reduce the restriction with longer timelines for developing nations, progressive liberalization. क्या कर रहा है बेटा? कंट्री नेगोशिएट करती है किस लिए? टू रिड्यूस द रेस्ट्रिक्शंस। वैसे तो हमने कहा है कि कई बच्चे कहते हैं सर ये चैप्टर कॉन्ट्राडिक्टरी है, कहते हैं एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम टैरिफ लगाएंगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे, यहां पर हम कह रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ कह रहा है कि फ्री में करो, रेस्ट्रिक्शन कम करो, ज्यादा रेस्ट्रिक्शन। तो भैया बात ये कि हमें बैलेंस करके चलना है, बहुत ज्यादा फ्री भी नहीं कर सकते पर बिना किसी रीजन के हम ब्लॉक नहीं कर सकते ट्रेड को, बात ये है ना। तो बैलेंस करके चलना होता है। तो देखेंगे कंट्री नेगोशिएट करती है रेस्ट्रिक्शंस को कम करने के लिए, है ना, विद लॉन्गर टाइमलाइन फॉर डेवलपिंग नेशंस को थोड़ा ज्यादा समय मिलता है, प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन क्योंकि वो थोड़ा स्लो स्लो ग्रो करती है, राइट। फिर आता है प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन। डब्ल्यूटीओ इज नॉट जस्ट अबाउट फ्री ट्रेड बट फेयर ट्रेड। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फ्री ट्रेड तो चलो ठीक है बट फेयर होना चाहिए, अनफेयर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, ये डब्ल्यूटीओ को इंश्योर करना होता है रेगुलरली, ठीक है ना। रूल्स प्रिवेंट डंपिंग, सेलिंग बिलो कॉस्ट एंड अनफेयर सब्सिडीज। याद है हमने पढ़ा था कि हम डिस्टॉर्शन, ट्रेड डिस्टॉर्शन को सेटल करने के लिए ड्यूटीज लगाते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज, सब काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाते हैं सब्सिडीज को सेटल करने के लिए, है ना। तो ये हमने क्या बोला कि अनफेयर तरीके से अगर होगा तो हम वहां पर टैक्स लगाएंगे अपने तरीके से, जैसे डंपिंग को प्रिवेंट करना है ना।
एग्रीमेंट एम्स फॉर ओपन एंड फेयर कंपटीशन इन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हमें कंपटीशन को बढ़ावा देना है, कम नहीं करना। तो जितना ट्रेड होगा तो कंपटीशन भी तो बढ़ेगा। अब आप कहोगे सर पिछले चैप्टर में तो आप कह रहे थे कि बचाना है कंपटीशन से, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। अरे भैया बैलेंस बैलेंस करना है ना, कोई भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा आने दो कंपटीशन, थोड़ा कंपटीशन भी जरूरी है। ठीक है। नाउ प्रेडिक्टेबिलिटी थ्रू बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। जब डब्ल्यूटीओ ने कोई बाइंडिंग रूल्स बना दिए, अब सब कंट्रीज को फॉलो करने पड़ेंगे, बाइंडिंग हो गया, उससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। कि अब जब आप दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो, कोई और कंट्री आपके साथ ट्रेड कर रही है, तो उसको पहले से पता है कि डब्ल्यूटीओ ने ये कंडीशन लगाई हुई है, इसके बियॉन्ड नहीं जाओगे आप, उसके अंदर अंदर ही अपने दायरे में रहते हुए ट्रेड करोगे, है कि नहीं। तो कंट्रीज बाइंड देयर कमिटमेंट, दैट इज एग्री नॉट टू इंक्रीज टैरिफ। एग्जांपल जैसे मैंने टैरिफ के ऊपर लगा दी लिमिट की, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। अब दूसरी कंट्री को भरोसा हो गया ना कि भाई इससे ज्यादा टैरिफ नहीं लगेगा, है कि नहीं। एंश्योर स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस फॉर बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स, एक स्टेबिलिटी आ गई, कॉन्फिडेंस फील होता है। WTO encourages clear trade through public disclosure and reviews, पब्लिकली डिस्क्लोज करना, रिव्यू मैकेनिज्म फॉलो करना। रिव्यू मैकेनिज्म क्या है, जिसमें रेगुलरली रिव्यू करा जाता है कि सही से ट्रेड चल रहा है कि नहीं चल रहा। फिर आता है सपोर्टिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। WTO हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज इंटीग्रेट इनटू द ग्लोबल ट्रेड सिस्टम। WTO हेल्प करता है बेटा डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि उनको थोड़ा ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। तो WTO अपनी तरफ से क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा हेल्प करता है ना, ताकि वो ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में एंटर कर सके और उनके बेनिफिट्स ले सके। प्रोवाइड लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन मतलब कन्वर्जन पीरियड, डेवलपिंग से डेवलप्ड में कन्वर्ट होने के लिए ट्रांजिशन पीरियड का गैप दिया जाता है ज्यादा, अच्छा खासा। टेक्निकल हेल्प दी जाती है, स्पेशल मार्केट एक्सेस दिया जाता है, ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एंड फॉर लीज डेवलप कंट्रीज। LDCs आर लीज डेवलप कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज आर नाउ मोर एक्टिव इन ट्रेड नेगोशिएशंस। एग्जांपल दोहा राउंड अभी आएगा, दोहा राउंड के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज के एग्रीमेंट्स हुए फॉर द डेवलपमेंट फॉर मोर बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सब बेनिफिट्स भी WTO के अंदर ही हुए, WTO ने ही कराए हैं सारे बेनिफिट्स, ठीक है ना। चलो नाउ WTO एग्रीमेंट्स, बेटा बहुत सारे एग्रीमेंट्स आपकी बुक में, ठीक है ना, और उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि ये कोई सारे, ये कोई टोटल लिस्ट नहीं है कि सारे एग्रीमेंट हो गए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताए। तो इन एग्रीमेंट्स को पढ़ने का तरीका ये है कि इनकी डिटेल में ना जाके आपको सिर्फ इनके नाम से मीनिंग समझना है बस, ठीक है। अदरवाइज एग्जाम के लिए बहुत कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी किसी एग्रीमेंट में ये बता रखा है कि इसका पहले नाम ये था फिर चेंज हो गया, बस वो सब चीजें आपको समझनी है। अदरवाइज ये एग्रीमेंट्स के ज्यादा डिटेल में कोई जरूरत नहीं है जाने की, समझ गए ना। तो देखो WTO agreements are set of trade rules covering goods, services and intellectual property rights aimed at making global trade fair, transparent and predictable। अभी तक तो तीनों वर्ड याद हो गए होंगे। WTO का काम क्या है, ट्रेड को फ्री करना, ट्रांसपेरेंट करना और प्रिडिक्टेबल बनाना। तो कौन से एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, SPS याद है, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स टू प्रोवाइड दी टू प्रिवेंट दी अनहाइजीनिक चीजें, यानी हाइजीन को प्रोटेक्ट करना कंट्री की, और लाइफ को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पर किसी की लाइफ का अगर लॉस है या नुकसान है तो ऐसी चीजों को रोकना ट्रेड को, वो सारा इस एग्रीमेंट के अंदर होता है। एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, ठीक है, इसका पहले नाम देखो क्या था, मल्टी फाइबर। पहले इसका नाम क्या था बेटा, देखो ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि मल्टी फाइबर अरेंजमेंट था इसका पहले नाम, जिसका बाद में नाम चेंज हो गया टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, याद रख सकते हो। तो देखेंगे एग्रीमेंट, एग्रीकल्चर क्या है, फोकसेस ऑन मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज, एम्स टू प्रमोट फेयर एग्रीकल्चर ट्रेड। कोई समझने वाली बात है नहीं इनके अंदर, जो इनका नाम है वही मीनिंग है ना। तो भैया SPS क्या है, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, एंश्योर फूड सेफ्टी, पढ़ा हुआ हम लोगों ने टैरिफ वाले चैप्टर में। मतलब अब क्या कर रहे हैं, वहां पर तो हम टैरिफ पढ़ रहे थे या मेजर पढ़ रहे थे, नॉन टैरिफ मेजर। यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमने एग्रीमेंट किया दूसरी कंट्री के साथ कि हम इस चीज को फॉलो करेंगे और ध्यान रखेंगे कि फूड सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना है ना, एनिमल और प्लांट डिजीज से रिलेटेड हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ हेल्थ रूल्स और हिडन ट्रेड बैरियर्स। तो ऐसी सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड में, उससे रिलेटेड एग्रीमेंट है। वहां पर हम क्या कर रहे थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसके ऊपर नॉन टैरिफ मेजर लगाते हैं, उसको रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो ये था। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। इसका नाम मैंने बता दिया, चेंज हो गया, फेज्ड आउट टेक्सटाइल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ओवर 10 ईयर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, कंट्रोल यूज ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, दे डोंट बिकम नेसेसरी टू ट्रेड बैरियर्स, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड ग्लोबल अलाइनमेंट स्टैंडर्ड्स। सेम वही बात कि भैया बैरियर्स टू ट्रेड, याद है हमने क्या कहा था कि रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस को हमने स्ट्रिक्ट कर दिया था ताकि ट्रेड को कंट्रोल करा जा सके, इंपोर्ट को रोका जा सके थोड़ा, है ना। तो ये क्या बात करें हमने, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स लगा दिए। तो कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में क्या आएगा, लेबलिंग, पैकेजिंग, याद है। तो हमने क्या कहा एग्रीमेंट करके कि हम इन सब चीजों को हम फॉलो करेंगे। आपने पहले ही नेगोशिएशन कर लिया आपस में, चैप्टर क्या है, ट्रेड नेगोशिएशन। तो दो कंट्रीज आपस में इस चीज का एग्रीमेंट कर रही है कि हाँ हम ठीक से इसको फॉलो करेंगे। ठीक है जी। फिर देखेंगे ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, प्रोवाइड होस्ट कंट्रीज फ्रॉम इंपोजिंग रूल्स लाइक लोकल कंटेंट और ट्रेड बैलेंसिंग ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स। बाहर से कोई पैसा आ रहा है इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, तो पहले से ही उसकी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो जाएंगी इस एग्रीमेंट में। नाम से मीनिंग है भैया। एंटी डंपिंग क्या है,
पहले ही बता दिए कि अगर आप मेरी कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट डंप करने की कोशिश करोगे तो हम उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। तो इस बात का पहले ही आप एग्रीमेंट कर रहे हो दूसरी कंट्री के साथ, राइट। सेट क्लियर रूल्स फॉर डिटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द डंपिंग, एम्स टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ एंटी डंपिंग लॉस, है ना, सिंपल। कस्टम वैल्यूएशन एग्रीमेंट प्रमोट्स यूनिफॉर्म रूल्स फॉर वैल्यूइंग गुड्स एंड कस्टम्स, अवॉइड आर्बिट्री वैल्यूएशन बाय कंट्रीज। कोई भी अगर कस्टम से रिलेटेड वैल्यूएशन दे और यूनिफॉर्म रूल्स हैं पहले ही सेट कर लिए। प्री शिपमेंट नाम से पता लग रहा है कि भैया शिपमेंट करने से पहले क्या क्या चीजें चेक होंगी, उसके लिए पहले ही रूल हमने सेट कर लिए। रिकॉग्नाइज रेगुलेट प्री शिपमेंट चेक्स डन बाय इंपोर्टिंग कंट्री, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन इंस्पेक्शंस। जब पहले से एग्रीमेंट हो जाता है ना तो एक एंश्योरिटी हो जाती है, एक भरोसा हो जाता है, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, तो उसके बेसिस पर ट्रेड करने में मजा आता है ना, ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। रूल ऑफ ओरिजिन याद है हमने कहा था कि हर कंट्री को अपना रूल ऑफ ओरिजिन दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले ही एग्रीमेंट हो गया कि भैया जब भी आप हमारे साथ ट्रेड करोगे रूल ऑफ ओरिजिन दिखा के करोगे, है ना। स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया बना दिया टू डिसाइड द प्रोडक्ट कंट्री ऑफ ओरिजिन, इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड पॉलिसीज, टैरिफ्स एंड कोटास। इन सब चीजों को तय करने के लिए मुझे रूल ऑफ ओरिजिन जानना जरूरी है कि ओरिजिनली ये कहां से आया प्रोडक्ट, मैं उस हिसाब से टैरिफ लगाऊंगा, क्योंकि जिस कंट्री के साथ मैंने टैरिफ अलग डिसाइड किया हुआ है, मैं अगर वो प्रोडक्ट घूम फिर के किसी और कंट्री से भी आएगा तो भी मैं टैरिफ वही लगाऊंगा, क्योंकि ओरिजिनेट तो वही हुए ना, ये मैंने बताया पिछले चैप्टर में, है ना। चलो, इंपोर्ट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, बेटा नाम से आप समझ जाओगे, है ना, किस लिए हो रहा है एग्रीमेंट, इंपोर्ट लाइसेंसिंग के लिए, सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो, एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड कर रहे हो। तो जो इनके नाम है, मीनिंग है, वही आपको पढ़ना है, एग्जाम के लिए नॉट सो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स है, ठीक है जी। चलो, गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, याद है मैंने कहा था गेट का कुछ पार्ट अभी भी डब्ल्यूटीओ के अंदर है, तो उसको हमने नाम कुछ ऐसे दे दिया, हालांकि गुड्स था, पर जो जनरल एग्रीमेंट सिर्फ स्पेसिफिक सर्विस का है उसका नाम हमने गेट रख दिया यहाँ पर। कवर ट्रेड इन सर्विसेज, बैंकिंग, एजुकेशन, एंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्केट एक्सेस। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसका अलग से एग्रीमेंट, भैया सर्विसेज का अलग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का अलग। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, कि हमने एक रिव्यू मैकेनिज्म बनाया कि जो भी ट्रेड के अंदर पॉलिसीज या एग्रीमेंट होगा उसको चेक करने के लिए एक मैकेनिज्म है, एक अलग से बॉडी है, ट्रेड रिव्यू बॉडी करके एक अलग से बॉडी आती है इसके अंदर, जो रेगुलरली ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, टीपीआरबी, वो भी आएगी इसके अंदर। टीपीआरबी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, अथॉरिटी है जो रेगुलर बेसिस पर क्या करती है, रिव्यू मैकेनिज्म फॉलो करती है और चेक करती है कि सारी पॉलिसी, सारे रूल, सारे एग्रीमेंट्स के जो हमने बातें डिसाइड करी थी पहले से वो ठीक से फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, राइट। फिर आता है बेटा प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट, डील साइंड बाय सम ऑफ द डब्ल्यूटीओ मेंबर्स। एक तो था बायलेटरल, यूनिलेटरल, ये है प्लूरीलेटरल, यानी कुछ डब्ल्यूटीओ मेंबर जब आपस में एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, डब्ल्यूटीओ के सारे मेंबर नहीं कर रहे, कुछ डब्ल्यूटीओ मेंबर्स आपस में किसी पर्टिकुलर चीज के ट्रेड के लिए एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेटा प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट, ठीक है। बेस्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट्स, ज्यादातर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होते हैं, मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि ये चीज हम करेंगे या हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, तो 4-5 कंट्रीज को मिला के एक प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो, नाउ अब आ गया बेटा हमारा दोहा राउंड। दोहा राउंड क्या है, ठीक है, देखो जी, डब्ल्यूटीओ के अंदर ही फॉर गिविंग द स्पेशल बेनिफिट्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक दोहा राउंड हुआ हमारा, जैसे यूरुग्वे राउंड के अंदर डब्ल्यूटीओ आया वैसे दोहा राउंड हुआ उसके बाद। तो दोहा राउंड ऑल्सो नोन एज दोहा डेवलपमेंट एजेंडा इज द 9th राउंड। 8th राउंड में तो डब्ल्यूटीओ बना था खुद, उसके बाद 9th राउंड हुआ, ठीक है ना, जो डब्ल्यूटीओ का ट्रेड नेगोशिएशन से रिलेटेड ही था सिंस वर्ल्ड वॉर 2। लॉन्च एट 4th डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, डब्ल्यूटीओ बन चुका था, उसकी 4थी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर 9th राउंड हुआ जिसमें दोहा राउंड हुआ, ठीक है, हेल्ड इन दोहा। क्यों है इसका नाम, क्यों है दो, क्योंकि जगह का नाम है दोहा, कतर, इन नवंबर 2001 की बात है ये, ठीक है जी। कहां की बात है, दोहा जगह का नाम है, कतर में नवंबर 2001 में हुआ था, इसलिए इसका नाम है दोहा राउंड, ठीक है। गोल क्या है, टू रिफॉर्म द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स, घुमा फिरा के वही बात कि ट्रेड बैरियर्स को कम करना है, अपडेटिंग एंड इंप्रूविंग द ग्लोबल ट्रेड रूल्स। और मैं आपको बता दूं जनरली ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हुआ था जनरली, क्योंकि ये तो जो बातें यहाँ पे लिखी है ये तो वैसे भी था डब्ल्यूटीओ में, अलग से राउंड की क्या, अलग से राउंड में हमने कवर किया था बेटा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा बेनिफिट देने के लिए था ये दोहा राउंड। नाउ एरियाज ऑफ नेगोशिएशन क्या कहते हैं, 20 थे टोटल, जिसमें से आपको कुछ मेन बताए गए हैं। एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक था, सबसे ज्यादा डिबेट जिसके ऊपर हुई थी वो था एग्रीकल्चर। क्वेश्चन आया इसके ऊपर एग्जाम में कि दोहा राउंड में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल सेक्टर कौन सा था, कौन सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक कौन सा था, तो दैट इज एग्रीकल्चर, है ना। सर्विस ट्रेड हुआ था, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, नामा, ट्रेड फैसिलिटेशन, एनवायरमेंट से रिलेटेड, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये आपको कुछ स्पेसिफाई करें 20 जो बहुत सारे मैटर डिस्कस हुए थे दोहा राउंड में, उसमें से कुछ मैटर्स आपको लिस्ट आउट करे गए हैं, इनमें से आप कुछ कुछ नाम याद कर सकते हो सकता है पूछ ले, ऐसे भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एरिया ऑफ नेगोशिएशन, माइट भी, है ना। समझ आई बेटा बात।
नाउ G20, अब क्या हुआ, G20 की कुछ 20 कंट्रीज ने आपस में ग्रुप बनाया, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, जिन्होंने फिर से वही अपने ऊपर कंधों पे भार उठाया कि हम डेवलप करेंगे ऑल टुगेदर जो वर्ल्ड के क्राइसिस है, जो इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसको हम सॉल्व करेंगे। इंडिया के अंदर भी दिल्ली में बीच में, अगर आप कई बच्चों को पता होगा कि कॉन्फ्रेंस हुआ था पीछे हुई कुछ साल पहले, है ना, तो वो क्या था, उस समय हर एक कंट्री की बारी आती है, उसके अंदर बीच में इंडिया की भी बारी आई थी, तो तब हर जगह आपने G20 लिखा देखा होगा इंडिया में सब जगह, तो वो प्रमोशन चल रहा था क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर आ रही थी, दिल्ली साइड मतलब इसमें ज्यादा हो रहा था क्योंकि जहां पे वो आ रहे थे, राइट। तो देखो G20 कंट्रीज हैव टेकन बोथ ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शन एक्शंस लिए, इन्होंने ट्रेड को फैसिलिटेट और ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने, दोनों चीजों के प्रॉपर एक्शंस लिए। सम रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिमूव्ड बट ओवरऑल ट्रेंड शोज इंक्रीजिंग ट्रेड बैरियर्स। ओवरऑल अगर हम देखें तो ट्रेड बैरियर्स इंक्रीज ही हुए हैं, कम नहीं हुए, है ना। इश्यूज देखेंगे, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन स्पेशली ऑन फूड, फर्टिलाइजर एंड एसेंशियल गुड्स, कॉस्ट शॉर्टेजेस, प्राइस वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, एक्सपोर्ट के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, स्पेशली फूड पे, फर्टिलाइजर पे, एसेंशियल गुड्स के ऊपर, जिनसे शॉर्टेज हो रही थी, प्राइस में चेंजेस हो रहे थे, अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही थी। WTO डायरेक्टर जनरल नकोजी ओकोंजो-इवेला, जो भी नाम है अजीब सा इसका, अर्ज G20 लीडर्स टू कीप मार्केट ओपन एंड प्रिडिक्टेबल स्पेशली फॉर फूड एंड फर्टिलाइजर्स, कि भैया मार्केट को ओपन और प्रिडिक्टेबल रखा जाए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फूड और फर्टिलाइजर्स, इनके ट्रेड को बहुत सही से मैनेज करा जाए, ये बात रखी थी हमारे WTO डायरेक्टर जनरल ने, जो G20 का लीडर, अर्ज G20 लीडर, सबको सारे G20 लीडर्स को ये बात रखी गई थी, किसने, WTO का जो डायरेक्टर जनरल है। बात समझ आई बेटा बढ़िया से। नाउ ट्रेड मेजर जो मिड 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से G20 कंट्री ने क्या इंट्रोड्यूस करा, 66 ट्रेड फैसिलिटेटिंग मेजर्स, इतने अमाउंट के, 47 ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स। मैंने क्या कहा, दोनों बातें हुई थी इसके अंदर G20 में कि कुछ समय ट्रेड रोकना था और कुछ जगह पे ट्रेड को एनकरेज भी करना था। तो 66 थी ट्रेड फैसिलिटेटिंग मेजर्स, जिसमें इतना खर्चा था हमारा, ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने की मेजर थी 47, जिसमें इतना खर्चा था। 2009 में 11.6 ऑफ G20 इंपोर्ट्स आर स्टिल अफेक्टेड बाय ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, अभी भी 11.6 जो इसके इंपोर्ट थे वो अफेक्ट हुए थे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन से। एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन मिड अक्टूबर 2022 में 52 एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन थी फूड, फीड और फर्टिलाइजर पे, 27 रेस्ट्रिक्शन थी कोविड-19 रिलेटेड। भाई कोविड से रिलेटेड जब कोविड आया तो और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन बढ़ानी पड़ गई थी क्योंकि और ज्यादा कंटेजियस डिजीज थी, वो किसी ना किसी आइटम के थ्रू, खाने वाने के थ्रू ना फैल जाए, तो उस समय और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन बढ़ गई थी, है ना। तो 44% ऑफ फूड रिलेटेड एंड 63% ऑफ द कोविड रिलेटेड मेजर्स वर बाय G20 इकोनॉमीज, है ना, ये फॉलो करी गई थी इतनी, मतलब ये अभी भी कंटिन्यूड है, बहुत सारी तो ऐसे कि उनको हमने रेस्ट्रिक्शंस को हटाया नहीं, कोविड जाने के बाद भी वो रेस्ट्रिक्शंस को हमें ऐसा लगा कि ये तो हमेशा होनी चाहिए, ऐसा रियलाइज हुआ आफ्टर द पेंडेमिक, है ना बेटा, पेंडेमिक के बाद ये चीज रियलाइज हुई। तो चलो ट्रेड रेमेडीज और कोविड-19 मेजर देखेंगे। ट्रेड रेमेडी इन्वेस्टिगेशन लाइक एंटी डंपिंग, हमने इसको क्या कर दिया, डिक्लाइन, इन्वेस्टिगेशन बंद कर दिया। कोविड-19 रिलेटेड ट्रेड मेजर स्लो डाउन हो गया। सिंस 2020 201 मेजर टेकन, 61% ट्रेड फैसिलिटेटिंग एंड 39% ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव, 201 मेजर ली गई 2020 तक। 77% ऑफ कोविड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन हैव बीन लिफ्टेड, हटा दी गई 77, सारी नहीं हटाई, मैंने कहा था ना कि सारी नहीं हटाई, अभी भी रखी हुई है। रिमेनिंग रेस्ट्रिक्शन स्टिल कवर $122 बिलियन वर्थ ऑफ ट्रेड, रिमेनिंग अभी भी है। G20 मेंबर कंट्रीज, बेटा ये नाम है, आपको एज इट इज याद करना है, इसमें पढ़ाने का कुछ नहीं, और इसका क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, खुशी की बात दे लो, 20 कंट्रीज है, 20 के 20 नाम लिखे हुए और क्वेश्चन आ गया, तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा इसके अंदर, ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे। इंडिया इज ऑल्सो मेंबर, मैंने आपको बताया था, ठीक है। कुछ अपना जो भी आप तरीका निकालो अपने तरीके से कि भैया ये बहुत सारी कंट्रीज है, 20 कंट्रीज के नाम कैसे याद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो एक ही आएगा, बहुत स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, सीधा ऐसा आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर कंट्री ऑफ द G20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ G20 मेंबर कंट्री, कि जो नहीं है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये भी पूछ सकते हैं, तो कौन सी है, कुछ कंट्रीज के नाम दे देंगे, उसमें मान लो लिख दिया जापान, बाकी कोई और लिख दी, तो आपको पता होना चाहिए हाँ भाई जापान तो है, समझ गए। तो भाई ये मेंबर कंट्रीज के नाम है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है, ठीक है जी। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 का यूनिट नंबर 3, बहुत बढ़िया से खत्म कर दिया भाई सारी स्टोरी अभी तक। आई होप बच्चों को मजा आ रहा है, सारे कंसेप्ट की बढ़िया रिवीजन हो रही है, जितना अभी तक पढ़ा था मस्त रिवाइज हो रहा है सर, सारे कंसेप्ट दोबारा से ब्रशअप हो रहे हैं, मजा आ रहा है। तो भाई वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करें बिना मत जाया करो बच्चों, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, कमेंट कर दिया करो भाई, पता लगता रहता है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय, सी यू।